नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। मौलाना की सरबराही में पीडीएम का इजलास, मरकज़ी क़यादत अगर मगर की कैफियत से दो चार इस्तीफे या लॉन्ग मार्च, हतमी फैसला जल्द ही सामने आएगा। लेकिन फैसला के मुतफ़िक़ के तौर पर ही सामने आएगा, क्योंकि इस्तीफों की ऑप्शन पर जितनी मुतहरिक हमें नून लीग दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी उतनी दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म हमें खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। 2.5 साल कारकर्दगी का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि अब ओवरऑल नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। काबीना में रद्दोबदल और वजारतों की कारकर्दगी के मयार पर तो हमने पहले भी बहुत सारे बयानात देखे हैं, सुने हैं, लेकिन सवाल फिर वही कि प्रैक्टिकली कुछ होगा या नहीं। और आखिर में बात तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस की, चूंकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हालात ये बता रहे हैं कि उठाए गए इक़दामात नाकाफी हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी तज़किया नासिर चौथाई साहब। एनबीसी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज़कियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज़कियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ तज़कियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले पीडीएम के इजलास के हवाले से, जिसकी रीसेंट अपडेट्स जो अभी तक मंजर आम पर आई हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू किया जा सकता है, लेकिन वो शायद जनवरी तक जाकर शुरू होगा। दूसरा ये कि जेल भरो तहरीक की तजवीज़ भी मौलाना की तरफ से ज़ेर गौर रखी जा रही है, और इसके साथ साथ इस्तीफे की ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन इस्तीफे देने के मामले में सबसे ज़्यादा जो मुतहरिक है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसकी कुछ MPAs और MNA अपना इस्तीफा सुना है कि मौलाना साहब को जमा करवाएंगे, लेकिन गालिबन मौलाना साहब खुद कौमी असम्बली या किसी भी सूबाई असम्बली का हिस्सा नहीं है। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त क्या है, उसमें बात कर लेते हैं कि क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर फिक हो सकेंगी, क्वेश्चन मार्क है। नासिर चौथाई साहब बताइएगा, मुत्तफिक हो सकेंगी हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर? देखिए, अभी तो मुत्तफिक चली आ रही है। वो जितने जलसे करने थे किए उन्होंने, लाहौर का जलसा कर रही है वो। कल मैंने बात की थी कि इस्तीफे नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है इस्तीफ़ों वाली बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है यही है कि इस्तीफे तो फैसला तो होगा कि दिए जाएंगे, लेकिन गालिबन बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च हमारा ख्याल है कि जनवरी में हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी हो तो जब मैंने बहुत शुरू में कहा था कि उसको भी डेफर कर सकते हैं, जो सर्दी की वजह से इंसानी जानों का ख़तरा हो जाता है, तो शायद उसको भी डेफर कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर बरकरार रखा जाएगा, दबाव हुकूमत पे बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत पर दबाव बड़ा ऑब्वियस हो गया है। जो मुशीरान इकराम, मावनिन खुसूसी और मेहमानान खुसूसी हैं, उन सब के बयानात से ज़ाहिर होता है कि बहुत प्रेशर में, आसाबी प्रेशर में। मतलब आज जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या है पानी भरने का, वो आसाब का ड्रामा है ना पूरा, कि आपने वो पानी भर दिया। मैंने शायद कभी कहा था आपसे कि पानी भी डाल सकते हैं और पानी में करंट भी छोड़ सकते हैं। कि हमारे सीनियर बताते थे कि अयूब खान के ज़माने में ये वाक़या हो चुका है कि एक ग्राउंड में पानी डाल के उसमें करंट छोड़ दिया गया। शायद भुट्टो साहब के ज़माने में भी वाक़या हुआ था ये। तो ये भी हुआ और ये पानी डाला गया, और अब वो कह रहे हैं कि पानी हमने ऐसे ही, इतना पानी छोड़ा नहीं जाता है, इतना पानी दिया नहीं जाता है, इतना पानी छोड़ा जाता है जितना नज़र आ रहा है वीडियोज़ में। अगर वीडियोज़ आप देखें तो आसाबी जंग फिर शुरू हो गई है। और अगर आप चेहरे देखें वज़रा के तो उन पर टेंशन बहुत वाज़ेह है, उनके सिलवटें उनके चेहरे पर हैं, और उनके ज़बान देखें आप, अल्फाज देखें, उनका चुनाव देखें। यही अल्फाज, यही चुनाव आज मोदी ने इस्तेमाल किया है किसानों के बारे में। पहले कहा था किसान पाकिस्तान के एजेंट हैं, अब कहा किसान अपोजिशन के एजेंट हैं, और उनको भी राजकुमार कहा उन्होंने राजीव के बेटे साहब को। तो मेरा ख्याल है हुकूमत प्रेशर में, उस प्रेशर में रखेगी अपोजिशन उनको, और दबा के रखेगी और प्रेशर डालती रहेगी। जितने भी इल्ज़ामात लगे उनके ऊपर, मुल्क से गद्दारी के, मुल्क की सलामती से खेलने के वगैरह वगैरह, वो इल्ज़ामात मेरा ख्याल है बेसरोपा हैं। और हुकूमत प्रेशर में, अगर इन्होंने प्रेशर कम किया तो मेरा मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस्तीफे जो है वो आखिरी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी होगा वो मुतफिका हिकमत अमली के तहत होगा। जनरल साहब, हुकूमत जलसागाह में पानी छोड़कर शायद ऑपोजिशन के इरादों पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहरहाल जो आज बैठक लगी हुई है, जो इजलास जारी है, किसी एक हिकमत अमली पर मुतफिक हो सकेंगे? क्योंकि मैंने बताया जैसे कि पहले भी कि इस्तीफे तो आ रहे हैं MNAs और MPAs के, PMLN। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, ये पानी छोड़ने वाली घटिया हरकतें, ये मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ज्यादा मसाइल पैदा करेंगी। इस तरह की हरकतें अगर ना करें, यानी रुकावटें न खड़ी करें उनके मामलात में, तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा चांसेस हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज फेड आउट हो जाए। लेकिन अगर ये रुकावटें खड़ी करनी या पानी छोड़ दिया, इससे उल्टा एंटेगनिज्म पैदा होगा, कंफ्रंटेशनल सिचुएशन बढ़ेगी और गवर्नमेंट के लिए मसले होंगे। दूसरी तरफ ये है कि ये कभी भी इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा इस्तीफों के मामले में। हम पहले दिन से कहते हैं कि एक इत्तेहाद जरूर मौजूद है, लेकिन इस इत्तेहाद में हर एक के मफादात जो है वो एक जैसे नहीं है। PMLN और मौलाना के मफादात शायद मिलते हों कि ये बिल्कुल तहस नहस की तरफ रवाना और ठीक है इस्तीफे भी, लेकिन इनके अकेले इस्तीफे अगर आए तो उसका फायदा कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी तो शायद इसको तूल दे और इंतजार करे कि हालात कुछ बदल जाएं। और इसी तरह लॉन्ग मार्च का भी, जैसे अभी नासिर बेग भी कह रहे थे कि वो भी इस मौसम में बिल्कुल नहीं हो सकेगी और अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर करना भी हुआ तो ये जाके बेहतर मौसम में, और मेरा ख्याल है फरवरी से पहले नहीं हो सकेगी। जनवरी में यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़ी सर्दी होती है। तो इस लिहाज से ये इमीडिएट प्रेशर तो नजर आता है, लेकिन जैसे ही इसमें वक्फा आया तो फिर वो थोड़ा बहुत चीजें जो हैं वो आपको फेड आउट होती नजर आएंगी। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब की सियासत है भी यही। जरदारी साहब ने जो मियां साहब से बातचीत करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि ये सिचुएशन अवर्ट की जाए कि इस्तीफों का मसला अभी ना खोला जाए। और अगर इस्तीफे अभी सारे मिलके ये नहीं देते तो और एक चीज और आप देखिए कि इतनी देर में किया क्या है सवाए 4 जलसों के। अगर इस्तीफे देने का आज ख्याल आ गया है तो इस्तीफे तो पहले दिन दे के मामला सीधा किया जा सकता था। तो इन 4 जलसों में आपने कमा क्या लिया कि आप आज कहें कि जी हम इस्तीफे आज दे दें तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस्तीफों वाला मसला जो है वो इसी तरह अनडिसाइडेड रहेगा। और हुकूमत पे जैसे प्रेशर है वो उनके अपने कामों की वजह से है। अपनी जैसे मुल्तान में उन्होंने ये मसाइल पैदा किए, इसी तरह अगर यहाँ पानी छोड़ा तो यहाँ भी ये रुकावटें करेंगे, मसले पैदा करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि ये अगर थोड़ा बहुत भी सूझबूझ से काम लें और तहम्मुल से काम लें तो ये मरहला गुजर जाए। ठीक है, ठीक है। कामरान जल साहब कह रहे हैं अभी तक 4 जलसे तो किए हैं और किया क्या है, बातें इस्तीफों तक भी आज पहुंची हैं। तो ये जो मुत्तफ़िक़े हिकमत अमली है भी ये कामयाब भी हो सकेगी और ये मुत्तफ़िक़ भी होंगे? देखें, अभी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर है कि बंद कमरे के इजलास में ज़रूर इख्तलाफात होंगे और होते भी हैं। ज़ाहिर 11 जमातें हैं और हर किसी का अपना मफाद है, अपना नुक्ता नज़र है। तो अभी तक जो भी फ़ैसले हुए हैं वो तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर हो ही रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है कि कुछ देर में शायद आज ऐलान हो भी जाएगा कि क्या फ़ैसले आज बड़े लिए गए हैं। लेकिन जो खबरें चल रही हैं कम से कम एक तजवीज़ के ऊपर जो गालिबन नवाज शरीफ साहब ने दी थी कि तमाम जो जमातें हैं वो अपने इस्तीफ़े जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को जमा करवा दें। जो खबरें आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि इसके ऊपर कम से कम तमाम जो 11 अपोजिशन की जमातें हैं उनके दरमियान इत्तेफाक है। अब ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। मतलब मौलाना साहब के पास इस्तीफ़े जमा करवाना और स्पीकर को बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा देना 2 अलग अलग बातें हैं। मतलब ये एक प्रेशर टैक्टिक है। मतलब एक तजवीज़ इस पर भी बात हो रही है कि लॉन्ग मार्च किया जाए, लॉन्ग मार्च में कोई डेडलाइन दी जाए और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानती उनके मुतालबात तो फिर इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर जाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस्तीफ़ों के ऊपर इमीडिएटली इत्तफाक तो नहीं है और उसकी बुनियादी वजह ये एक ओपन सीक्रेट है कि मौलाना फजलुर रहमान तो 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनकी ख्वाहिश थी कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो तो हलफी ना लें क्योंकि उनके स्टेक्स नहीं थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया कि ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन अब PMLN मौलाना फजलुर रहमान के नुक्ता नज़र की हिमायत कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रही है। और एक खदशा अपनी जगह पे मौजूद है कि ये ना हो, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब बड़े श्रूड पॉलिटिशियन हैं कि अपोजिशन एक तरफ दूसरी जमातें प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएं और दूसरी तरफ अंडरहैंड वो जो मुक़तदरा हल्के हैं उनके साथ वो डील कर रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को सामने रखा जाए तो किसी भी इस्तीफ़ों के मामले में मेरे ख्याल में अभी बहुत काम होना बाकी है। रही बात जो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि ये जो गवर्नमेंट आई है धांधली की बुनियाद पर आई है, ये गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, तो फिर इनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए जलसों का। वैसे भी कोविड की वजह से जलसे इनको नहीं करने चाहिए। बेहतरीन ऑप्शन इनके पास मौजूद है, गवर्नमेंट को घर भेजना है कि वो इस्तीफे दे दें कि नेशनल असेंबली से, सेनेट से, चारों सूबाई असेंबलियों से अगर ये इस्तीफा देंगे तो यकीनन एक पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, ये गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। लेकिन लगता यूं है कि गवर्नमेंट जो
है अपोजिशन आई एम सॉरी जो है वो अभी जी। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स कर रही है, और शायद उसके पीछे मंतक ये है कि प्रेशर बढ़ाया जाए और इस प्रेशर की बुनियाद पर कोई मुज़ाकरात किए जाएं मुक़तदरा हलकों के साथ और वहां पर बारगेन किया जाए। तो इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि इस्तीफों के ऊपर दो के तासुर ये दिया जाएगा कि इत्तेफाक है, लेकिन इमीडिएटली क्या रिजाइन किया जाए उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेफाक होगा। ज़ुनैरा आपकी तरफ आऊंगी, जैसा कि कामरान ने भी कहा कि सबसे बड़ी और बेहतरीन ऑप्शन ये है कि इस्तीफे हों, चारों सूबाई असेंबली से हों, सेनेट से हों और वफाकी असेंबली से हों। इतना हौसला है इस पीडीएम में, इस ऑपोजिशन में, और अगर है तो ये मुत्तफिक हो जाएंगे? चीज से पता चले कि ये कितनी इफेक्टिव तहरीक होगी या कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिससे जाके ये लगे कि ये बहुत एक इफेक्टिव मूवमेंट होगी। तो मैंने तब भी यही कहा था कि इफेक्टिव मूवमेंट होगी, तो मैंने तब भी यही कहा था कि द ओनली टेस्ट, द लिटमस टेस्ट फॉर दिस पीडीएम टू सक्सीड इज कि ये इस्तीफे दे दें। और आज उस बात को भी 3 से 4 महीने गुजर गए हैं। मुझे जो नज़र आता है वो ज़्यादा ये है कि एक तंजीम साजी और एक री इन्विगरेट करने की कोशिश हो रही है मुस्लिम लीग नून को, बिकॉज आधी क़यादत बाहर बैठी है, आधी जेल के अंदर है, जो रह गई है वो भी ज़मानत पे है, सिचुएशन ख़राब है लीडरशिप की नून लीग में। तो इट इज़ मोर टू कीप द पीपल इन्फॉर्म्ड कि भाई अभी हम हैं, आप हमें भूले नहीं, आपकी क़यादत मौजूद है और हमें हर सियासी वर्कर को उसी तरह एक्टिव रखना है जिस तरह वो पिछले इलेक्शन में थे, उससे पहले थे, जिस तरह मुस्लिम लीग नून चली आ रही है। तो बेसिकली नून को अपने सर्वाइवल का इशू है, फजलुर रहमान को अपने इररेलेवेंट होने का इशू है, उनके और भी इशूज़ हैं जो मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकती और वो उसमें बड़ी कामयाबी से चीज़ें डील कर चुके हुए हैं। तो अगर फजलुर रहमान के पास इस्तीफे जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए इससे फ़नी बात कोई नहीं है कि वो किस शख्सियत को मुंतखब किया उन्होंने कि उनके पास इस्तीफे जमा कराएंगे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान का जो बेस्ट पॉलिटिशियन है, दैट अवार्ड शुड गो टू आसिफ अली जरदारी, क्योंकि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं वो हम में से अभी किसी को भी नहीं आती है, समझ भी नहीं आती है। इस्तीफे पीपल्स पार्टी क्यों देगी? आपने देखा है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे पोल्स अपार्ट थे, बिल्कुल भूल ही गए थे कि पीडीएम नाम की कोई चीज़ भी है, वो अपनी अपनी तहरीक चला रहे थे। तो अगर एक इलेक्शन पे इनका ये हाल हो जाता है, अपने अपने ब्राउनी पॉइंट्स कंटेन करने के लिए ये लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सही कह रही हैं कि इनका हौसला नहीं है कि ये इस्तीफे दें। बाकी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट मिली है पीटीआई को, तो वो थोड़ी बौखलाई भी है और उनको अपने इमोशंस और अपने टैक्टिक्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। बट द फनी थिंग इज कि जो चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से होती चली आ रही हैं, उस पर हम तब उतनी बात नहीं करते थे पिछले 30 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, जितनी अब कर रहे हैं। ये पानी छोड़ना बड़ी पुरानी हरकत है और भी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान। अच्छा, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि पीएचए ने पानी निकाल दिया। अबाउट व्हाट पीटीआई इज डूइंग। ठीक है, तो देखिए साहब, ज़ुनैरा ने चले अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग माइयर्स भी हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा, तो देखिए साहब, आपने ज़ुनैरा की गुफ्तगू सुनी, वो कह रही हैं कि बड़े हौसले की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुस्तफ़िका तौर पर इस्तीफे की हिकमत अमली पर पहुंचे, क्योंकि इस्तीफे का मामला बहुत बड़ा मामला है। पीपल्स पार्टी के अपने स्टेक उसे जुड़े, शायद यही वजह है कि लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक, कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ को इंगेज रखा जाएगा, इसलिए मुत्तफिक हो सकेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रिया, मैंने भी पिछले एक प्रोग्राम में एक वर्ड यूज़ किया था, आज ज़ुनैरा ने भी वही वर्ड यूज़ किया, पोल्स अपार्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आई विटनेस हूँ अपना मिसाके जमहूरियत का, जब लंदन में हुआ, लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे भी मैं मौजूद था और ये सैर व शक्कर थे आपस में। लेकिन आपने देखा कि जो ही इक़्तिदार में आए तो कहाँ आसिफ अली जरदारी और कहाँ शहबाज शरीफ उनका पेट फाड़ रहे थे। तो ये सिर्फ अपने मकासद के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हुए। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम को बर्दाश्त कर रहे हैं, और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में या औरत की हुक्मरानी के बारे में इनके क्या अल्फाज होते थे। ये वही नून लीग जो आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे घसीटती थी और बिलावल के मुताबिक जो है वो नून लीग या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या ज़िया लोग के बेटे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक अल्फाज यूज़ किए थे। तो ये सिर्फ जो एकड़ है ये अपने बेनिफिट्स के लिए है और ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि आज अगर ये पार्लियामेंट में मौजूद है या इनकी हुकूमत सिंध के अंदर, तो इनका कुछ इस्तेहकाक है जिसकी वजह से अपने करप्शन केसेस में छूट भी ले लेते हैं, कोई बचत मिल जाती है, कहीं कभी नैब इनको बुला
बुलाती है और वो कभी नैब को स्टैंडिंग कमेटी में बुला लेते हैं। तो ये इस्तीफ़ों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए तो सूबाई असम्बली से भी मॉरली उनको देने पड़ेंगे, सेनेट से भी देने पड़ेंगे, और फिर आप कहाँ जाके स्टैंड करेंगे? अगर गवर्नमेंट टर्न बाई टर्न ज़मीनी इंतखाबात कराना शुरू कर देती है तो फिर तो ये लोगों को कोई इनको मौका नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर इन्होंने वाकई, अगर ये सिंसियर है, ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में जाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जो कि एक सही तरीका है। उसके अलावा तो ये किसी तरह नहीं निकाल सकते। और ये किसको कह रहे हैं कि निकाला जाए, क्या और किस तरह निकाला जाए? कोई इदारा जो है वो पार्लियामेंट को निकालेगा, कोई इदारा वज़ीर आज़म पे प्रेशर डालेगा? मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं? जिस चीज़ के खिलाफ बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो ये उसके खिलाफ जाना चाहते हैं कि कोई और आके टेक ओवर कर ले या इनको गवर्नमेंट में से निकाल दे? जो लेजिटिमेट तरीका है वो तो ये कि नो कॉन्फिडेंस वोट है। आप जाएं असेंबलियों में, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में। और ये जलसे जुलूस जो करना, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, अगर किसी जलसे में ये 40-50 हज़ार लोग जमा कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा ख्याल है हुकूमत इससे कोई ज्यादा परेशान नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, लेकिन पीडीएम का कुछ होने वाला नहीं है। एनबीसी अपना लास्ट कमेंट आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, मैंने ये कहा था, गालिबन गौर से नहीं सुना गया, कि इस्तीफों पर इत्तफाक़ राय हो जाएगा लेकिन दिए नहीं जाएंगे। दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अगर दिए गए तो फिर अयाज सादिक की तरह मौजूदा स्पीकर भी जिम्मेदार होगा रूल्स के तहत कि वो हर फर्द को बुलाए और उससे पूछे कि तुमने इस्तीफ़ा दिया था, और अगर वो नहीं आया तो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा, जैसा कि पीटीआई के मामले में हुआ। पीटीआई के तमाम इस्तीफ़े आ गए थे और जब बुलाया स्पीकर ने तो कोई हाजिर नहीं हुआ, तो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए और वो टीए डीए लेते रहे, अपने पैसे लेते रहे, अपनी तनख्वाहें लेते रहे। तो यहाँ भी फिर यही होगा कि इस्तीफे चले जाएंगे, कोई जाएगा नहीं कंफर्म करने के लिए। जब जो दावपेच पहले ऑपोजिशन प्रैक्टिस हो चुकी है, सबको पता है और सब उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट, पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वो पीडीएम का मंशूर बिल्कुल नहीं है। दोनों आपस में लड़ेंगे, तीनों लड़ेंगे आपस में इंतखाबात। जब इंतखाबात का वक्त आएगा वो देखिएगा क्या मंजरनामा होगा। वो तो पीडीएम तो टूट जाएगी जब इंतखाबात होंगे। तो चलें, ठीक है। मुझे चूंकि क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है तो मैं बगैर मजीद इसको सब बगैर बस इतना कहूँगी कि आप इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस प्रेस रिलीज का जो कि पीडीएम की जानिब से जारी की जाएगी आज से इजलास को लेकर के। आया कि होगा क्या, इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर लॉन्ग मार्च तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी, या फिर हम ये देखेंगे कि ये जेल भरो तहरीक की तरफ भी जा सकते हैं। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारतों की कारकर्दगी पर नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है और हुकाम का ये भी बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती तरजीही पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाने का प्लान जो है वो तश्कील दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से 42 वज़ारतों को उसकी डिवीजन्स की कारकर्दगी को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाएगा, उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी और देखा जाएगा कि 2.5 साल कारकर्दगी कहाँ पर स्टैंड कर रही है और मज़ीद इसमें क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली काम होगा या सिर्फ ज़बानी कलामी, ये जमा खर्च है। नासिर चौथाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म इस पर अमल भी कर सकेंगे या सिर्फ उन्होंने बैठकर ये बयान दिया है कि आवाम जो है ज़रा मुतमईन हो जाएं, घबराएं नहीं? ज़रिया, ये बयान मैंने शायद 2.25 साल पहले भी सुना था कि हर महीने वज़रा की रिपोर्ट देखी जाएगी, छानबीन की जाएगी, कौन क्या काम कर रहा है, सज़ा जज़ा का तस्वुर आएगा और कट्टू साइज किया जाएगा नाअहलों को। लेकिन जहाँ तक है कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो पहले रोज़ से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। 46 परिंदे जो आए थे बैरूनी ताकतों के, वो प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किए क्योंकि वो इलेक्टेबल्स थे। पहला कंप्रोमाइज़। दूसरा कंप्रोमाइज़ IMF पे नहीं गए और बड़ी गलती के खुद तस्लीम कर रहे हैं, मुझसे बड़ी गलती हो गई। और असल बुनियाद वही है पूरी माशी ख़राबी की कि आप IMF के पास नहीं गए। फिर आपने कंप्रोमाइज़ किया रिफॉर्म्स के ऊपर, खुद कह रहे हैं हमने रिफॉर्म्स नहीं की, हमसे बड़ी गलती हो गई। और बहुत सी गलतियाँ हैं और बहुत से वाक़यात हैं जहाँ कंप्रोमाइज़ किया। सबसे बड़ी बात ये अपने मंशूर पे कंप्रोमाइज़ किया।
सबसे बड़ी बात ये अपने 100 डेज के प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ किया। सबसे बड़ी बात ये अपने सालाना प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ किया। सारे कंप्रोमाइज़ होते गए और आज हम यहाँ पहुँचे में कि जहाँ आप फिर मुझे बता रहे हो कि आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज़ तो आप करोगे, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप। नसीम साहब फरमा रहे थे कि वो मिसाक जमहूरियत के गवाह हैं और भी गवाह हैं APC के लंदन की, जहाँ इमरान खान ने कहा था कि -MQM इत्तेहाद बनाया जाए, माइनस अल्ताफ़ हुसैन नहीं, -MQM, और आज MQM के साथ बैठे हुए कंप्रोमाइज़। जो सबसे बड़ा चोर और डाकू था वो स्पीकर है आज पंजाब असम्बली का। कंप्रोमाइज़ कहाँ आप कंप्रोमाइज़ नहीं किया आपने, आइंदा भी करेंगे, क्योंकि इक़्तिदार बड़ी बुरी चीज़ है। इसके लिए बड़े बड़ों ने कंप्रोमाइज़ किया है और ये कंप्रोमाइज़ चलता रहेगा। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जनरल साहब, इक़्तिदार के 2.5 साल गुजर गए, बाकी 2.5 बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर अब उस पर आ गए हैं कि अब नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी होगी, तो वैसा होगा भी? अरे यार, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके ऊपर एक कंपल्शन आई कि जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया आपने उनको वजारतों के वादे किए होंगे, वजारतें दी, उसके बगैर तो वो आपकी पार्टियां ना ज्वाइन करते। तहरीक इंसाफ की अपनी जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी वाले सारे लोग तो नहीं आज बैठे हुए, तो बहुत सारे ज्यादातर वो लोग हैं जो उस वक्त इसका हिस्सा भी नहीं था जब इन्होंने अपनी वर्किंग की कि हमें हमारा मंशूर क्या होगा। तो उस लिहाज से मेरा अपना अंदाजा है कि जिसको भी वजारत से हटाने की बात की वो पार्टी छोड़ने का काम करेगा, वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। तो नेचुरली ये अफोर्ड नहीं करते कि इस तरह का काम करें जिससे कि लोग जो आए इसी धंधे के लिए थे कि यहाँ पे इनको वजारतें वगैरह मिल जाएं, वो ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि उनको यूं निकाल दिया जाए। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को सैक कर दें या कोई ऐसा प्यूनिटिव एक्शन ले लें जिससे कि बड़ा कोई हलचल हो जाए, वो ये नहीं किस्सा होगा। और आप देखेंगे कि इसी तरह ही चलता रहेगा। बस थोड़ी बहुत जो आप जब पूछते हैं, करते हैं, कुछ लोगों से प्रोग्रेस लेते हैं तो उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो जाती है, मामूली सी। लेकिन जब ये सदा का कोई खदशा ना हो, खतरा ना हो, तो फिर वो मुकम्मल तौर पे आप उनसे रिजल्ट नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल इसी तरह चलता रहेगा। सही। जुनैरा, हमने सजा और जजा की पॉलिसी अभी तक देखी नहीं है। इस वजारत का कलमदान उठाकर उस वजारत को दे दिया जाता है, मतलब शख्सियात में रद्दोबदल होता है लेकिन काबीना के मेंबर्स वही रहते हैं। ये इस बार अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो कुछ हो जाएगा बेहतर, कर सकेंगे वो प्रैक्टिकली से? एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। वही लोग हैं, उन्हीं को यूज़ करना है। उन्होंने कोई आपको पता है कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ तो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं फॉर्म की हुई। तो आई बेग टू डिफर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर बिकॉज पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का मतलब है कॉम्प्रोमाइज़, बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग। हमारा बदकिस्मती से मुल्क अभी उन मुल्कों में इसका शुमार नहीं होता जहाँ पे पॉलिटिक्स इज़ अ सेक्रेड थिंग और पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो अपने आप को जवाबदेह समझता है और वो असूलों पे खड़ा रहता है तो उसकी वाह-वाह होती है। यहाँ पे अगर आप अपने असूलों पे खड़े रहेंगे, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आप एक्सक्लूड हो जाएंगे, आप निकल जाएं सिस्टम से बाहर। अंदर रह के तो रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में। आपके और मेरे प्रोफेशन में ऐसा होता है, तो ये कहाँ नहीं होता, नंबर 1। सो ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इनको सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक ही मैं लेती हूँ, आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। दूसरा ये कि पाकिस्तान में स्टेटस को चेंज हुआ है पॉलिटिक्स में। 2 पार्टी सिस्टम से हम 3 पार्टी सिस्टम पे आए हैं। फॉर गुड 30 years हम लोग आदी थे इस चीज़ के कि या ये चेहरा होगा या ये चेहरा होगा। ये लोग आते हैं तो ये पॉलिसीज़ को फॉलो करता है, बी इन पॉलिसीज़ को फॉलो करता है, एंड वी वर प्रिटी कंफर्टेबल विद दैट। हम लोग कोई इतनी बहुत बढ़ चढ़ के तनकीद नहीं करते थे इन लोगों पे। अब जब एक थर्ड कंटेंडर बीच में आया है जो कि एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है, जो हिट एंड ट्रायल के मेथड से गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर जितना प्रेशर रखा हुआ है वो भी थोड़ा सा देखें, उसको भी थोड़ा सा समझें कि क्या पिछले 30 years में ऐसा प्रेशर उन गवर्नमेंट्स ने फेस किया है, नहीं किया। सो आई एम सॉरी, यहाँ पे स्टेटस को हिला है तो फिर चीज़ें तो डिस्टर्ब होंगी, लोग डिस्टर्ब होंगे, गवर्नमेंट बैशिंग होगी। लेकिन द थिंग इज़ के वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, चाहे ये गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती, अच्छा डिलीवर करती है नहीं करती,
एक चीज पे श्योर रहे कि एक थर्ड एलिमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंटर हो गया है, सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू डिलीवर। इतनी जल्दी चीजें नहीं आती सामने, रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते सामने। सिद्दीकी साहब, ज़रियाब आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर 3 पार्टी का सिस्टम तो ज़रूर आ गया है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान की कोई लेगेसी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कल इमरान खान किसी वजह से पार्टी छोड़ देते हैं तो ये पीटीआई उस तरह से नज़र नहीं आएगी जैसे पीपल्स पार्टी की रूट्स हैं आवाम के अंदर या नून लीग की रूट्स हैं। तो ये 2 पार्टियां अभी भी जो है बड़ी प्रीडोमिनेंट किस्म की है। जहाँ तक बात आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि वो इसमें चेंजेस लाएंगे, ये एक्शन लेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह बयान है जैसे पहले सवाल में आपने पूछा था। तो हमने ये कहा था कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, इस्तीफे देने वाली जो बात है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो काबीना है उनके ऊपर प्रेशर डालने वाले टैक्टिक्स हैं। अदरवाइज़ आप देखें कि इस मुल्क में बिजली का बहरान आया, पानी का बहरान आया, गंदम का आया, चीनी का आया, हाँ। इतने दवाइयों का बहरान आया बहुत बड़ा। तो आपने कौन सी मिनिस्ट्री को फारिग किया? आपने किस मिनिस्टर को फारिग किया? अगर आपने किसी को वजारत इत्तलात में से निकाला तो आपने उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी। वहाँ से अगर वजारत इत्तलात से दोबारा आपने मरकज़ से निकाला तो आपने उनको पंजाब में दे दी। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इन्होंने कोई वाकई जो है इनका कोई एहतसाब किया हो अपने वज़रा का या मावन ख़ुसूसी का। कोई भी इस किस्म की बात नज़र नहीं आई। तो ये वही प्रेशर टैक्टिक्स वाली बात है। और जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। आपने कितने कितने बड़े फैसले किए जहां आपने कहा कि मैं शेख रशीद को चपरासी तक ना रखूं, वहां पे आपने इतनी इंपॉर्टेंट रेलवे की मिनिस्ट्री उनको दी हुई है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो गिनवा दिए थे एनबीसी ने बहुत अच्छे तरीके से। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात सामने आएगी कि कोई बड़ा कड़ा एहतसाब होगा। बस ये वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो अपनी काबीना को डराते धमकाते रहते हैं, उनको डिसिप्लिन में रहने की बात करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने वज़रा की आईबी और आईएसआईसी जो है इंक्वायरीज भी कराता हूँ अगर मुझे कोई शिकायत मिलती है। तो ये बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स है। जिस तरह पीडीएम ने इस्तीफों को लेके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर अपने वज़रा के ऊपर ये उनकी जो साख है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। कामरान इक़्तिदार के दरमियानी दर्जे में पहुंच चुकी है खान साहब की कैबिनेट और उनकी कारकर्दगी। कहते हैं 3रा साल काम दिखाना, आपने 4थे और 5वें साल में आपने इलेक्शन की तैयारी करनी है। ये उसी का कहीं 2.5 साल के दरमियान में इतनी हम पड़ाव देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि आप कैप्टन की बात नहीं कर रहे कि अगर उनके वज़रा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इमरान खान साहब का ही नुक्ता नज़र है। 1992 का वर्ल्ड कप जो जीता वो तमाम लोग इमरान खान साहब को क्रेडिट देते हैं। जावेद मियाँदाद साहब जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, वसीम अकरम साहब जिन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की, उनको तो कोई क्रेडिट नहीं देता। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब की कायदाना सलाहियतें थीं जिसकी वजह से वो जीते हैं। तो अगर वही आपने यार्ड स्टिक अपनानी है उनकी हुकूमत की कारकर्दगी की, तो अगर उनके वज़रा परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्या फिर सिर्फ वजीर जिम्मेदार हैं? मेरा ख्याल है कैप्टन जिम्मेदार हैं। उनकी कारकर्दगी के बारे में तो आप जिक्र नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 साल गुजरने के बाद आज अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, ये रिफ्लेक्शन है कि एक तो इमरान खान साहब और उनकी टीम जो उनको लाए थे या जिनसे उनको तवक्कुआत थी उनके साथ भी हाथ हुआ। उनको तवक्को थी कि यार ये बड़ा होमवर्क करके आए हैं। इनके जो ओपनिंग बैट्समैन असद उमर, ये जब आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत का नक्शा बदल देंगे, देखेंगे कैसे प्लान लेकर आते हैं। जब गवर्नमेंट में आए तो इनको समझ आई कि यार ये तो मतलब इनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। 9 महीने इन्होंने ज़ाया कर दिए, IMF के सब पास जाना है नहीं जाना, $9 बिलियन का आपके दोस्त ममालिक से पैकेज भी ले लिया, वो पैकेज भी उसका कोई फ़ायदा ना हो सका। फिर IMF के पास आप तब गए जब उन्होंने इतनी कड़ी कंडीशन रखी जो आपकी मैशत फिर बर्दाश्त ना कर सकी। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए ये एक बयान दे रहे हैं। मतलब मैं स्ट्रेट अवे उनको इल्ज़ाम दूंगा कि उनकी तैयारी पहले नहीं थी, वो बुलंदोबाग दावे ज़रूर किए, लेकिन जब गवर्नमेंट में आए तो उनको पता चला कि ये हुकूमत चलाना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी एक और बात कि ये जो बात हुई कि उनको लाया, वो स्टेटस को उन्होंने चेंज किया है। मेरा नुक्ता नज़र इसमें यह है कि उनको स्टेटस को जो पाकिस्तान में बरसों से रहा है उसको बरकरार रखने के लिए लाया गया है। अगर ये कहें कि माजी में पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत पर मीडिया में कैंपेन नहीं चली, वो जो अजब करप्शन की गजब कहानी पहले दिन से जो शुरू हुई हमें सबको पता है। फिर इमरान खान साहब को PMLN के दौर में मीडिया ने सिवाय 1-2 चैनल को छोड़ के जिस तरीके से सपोर्ट किया, और आज कुछ एंकर्स खुद माफी भी मांगते हैं कि हमें ये बताया जाता था कि जब वो धरना यहाँ पर देते थे कि 1000 लोग होते थे, हमें स्पेशल फुटेज आती थी कि आपने ज्यादा लोग दिखाने हैं। तो ये कहना कि इस गवर्नमेंट पर तनकीद
जितनी हो रही है माजी में हुकूमतों पर नहीं हुई। आई डोंट एग्री विद दिस। बुनियादी तौर पर इनको लाया इसीलिए गया है कि स्टेटस को बरकरार रहे, जो ताकत का असल सरचश्मा है जिनके पास है उन्हीं के पास रहे। सही। ज़ुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? आपने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि इमरान खान को इस स्टेज पे ये चाहिए कि अगर, क्योंकि टीम तो यही रहेगी और उनके पास कोई इतनी ऑप्शंस नहीं है चेंज करने के लिए, तो कोई एडवाइज़र्स ही बेहतर लगा लें, क्योंकि अभी तक तो नज़र ये आ रहा है कि अगर वज़ीर इनकॉम्पिटेंट हैं तो एडवाइज़र्स भी बहुत इनकॉम्पिटेंट हैं। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सारी दुनिया में शैडो गवर्नमेंट्स चलती हैं। दिस इज़ द हाई टाइम, इसके बाद टाइम नहीं होगा कि कुछ बेहतर एडवाइजरी सर्विसेज ले लें कहीं से। सही। वज़ीर अगर बेहतर नहीं तो मुशीर ऐसे रख लें कि जो बेहतर मशवरा दे सकें, ताकि वजारत वाले से जो गुजरा हैं वो बेहतर कारकर्दगी का मुशाहरा कर सके, क्योंकि टाइम हाथ से जाता जा रहा है। मुझे भी बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर लेते हैं बढ़ते हुए तेज़ी से कोरोना वायरस के हवाले से कि सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती चली जा रही है और जो दूसरी लहर है, माहिरीन ये बताते हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत पहली लहर के। जो गुज़िश्ता 24 घंटों का अहवाल रहा, इस दौरान 89 अफराद लुकमाए अजल बने हैं। लेकिन मामला यहाँ पर यह आता है कि इतना सब कुछ किया जा रहा है, बहुत सारे SOPs जो है वो मुतारिफ करवाए गए। जो पहले की निस्बत इस बार की स्ट्रेटजी है उसे थोड़ा अलग तरीके से, अलग अंदाज में अपनाया जा रहा है कि कुछ ऐसा भी हो जाए कि लोगों का कारोबार भी मुतासिर ना हो और जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी चलते रहें। लेकिन फिर भी हम देखने के जो रेशियो है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। जनरल साहब, जो नई स्ट्रेटजी मुतारिफ करवाई उसके बावजूद हम इसका फैलाव रोकने में नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत को इकदाम क्या करने होंगे इस सिलसिले में कि इससे बचा जा सके? देखिए, इकदाम तो हुकूमत ने जो किए, पहले भी आपने देखा कि वो स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह की चीजें, उस वक्त हमने सब ने उसके रिजल्ट देखे और कहा कि जनाब ये पॉलिसी कामयाब रही। अब वो पॉलिसी मौजूद है लेकिन अब नाकाम हो रही। असल बात यह है कि तावन कितना मिल रहा है। आज भी लोग इस चीज के ऊपर अमल नहीं कर रहे। जो SOPs वगैरह बताई गई हैं, बहुत सारी जगहों पे तो लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी का, उसने कहा जी ये सारी खराबी इमरान खान की है। कभी पहले कोरोना नहीं आया, पीपल्स पार्टी की इतनी दफा हुकूमत रही है, कभी कोरोना नहीं आया, इससे पहले हुकूमत रही है नून लीग की भी, कभी कोरोना नहीं आया। अब ये सियासी कोरोना इनके जरिए आ गया। तो मकसद अगर ज़हन यहाँ पे हो, इस तरह की आपके अंदर सोच हो, तो उसको माने ही ना, इस प्रॉब्लम को आप समझे ही ना, और एहतियाती तदाबीर फिर क्या करनी है आपने। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला, सबसे ज्यादा मसला जो है वो इस वक्त सोसाइटी का है। अपोजिशन बज़िद है कि उसने भी जलसे करने हैं, हुकूमत वाले भी का कोई ना कोई जलसा इधर उधर छोटा मोटा ही सही लेकिन कर देते हैं। तो एहतियात नहीं बरती जा रही तो और तो कोई हल नहीं है इसका। मेरा ख्याल है कि जब तक खुद हम अपने तौर पे अपने ऊपर ये चीजें लागू नहीं करेंगे, ये मामला काबू नहीं है। सही। नासिर बिचौताई साहब, हुकूमत, जैसे कि जिन हमने कहा कि वो भी अपने इक्का दुक्का जलसे करने से बाज नहीं आ रही, ऑपोजिशन अपनी PDM मूवमेंट से पीछे नहीं हट रही, आवाम कह रहे हैं हमने सिरे से अमल ही नहीं करना, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर इकदाम हुकूमत करे तो क्या करे? पहले तो ये करे कि ऑक्सीजन फराहम करे हॉस्पिटल्स को, उनके टैंक्स खाली ना छोड़ दे, उनके लावारिस ना छोड़ दे, उनको लोगों को तड़पता मरता ना देखे हुकूमत। पहली बात। दूसरी बात, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पहले भी आया था, अभी भी आया, और अब जो आया वो आपने कहा कि खुले में आप डाइन कर सकते हैं, डाइन आउट करना है आपको तो खुले में करें। अब जो फूड स्ट्रीट्स हैं जहाँ 100 की गुंजाइश थी वहाँ 400 लोग बैठे हुए हैं, तो लॉ के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो मास्क भी लगाए हुए, लेकिन 100 के बजाय 400 हैं, और वो क्या ज़बरदस्त खुशबू आती है वहाँ पर, और लोग भी खिंचे चले आते हैं। वो हो रहा है कि लोगों ने तस्लीम नहीं किया है अभी तक कि कोरोना कोई चीज़ है। मैं कल एक बहुत बड़े चश्मे वाले की दुकान पे गया था, पढ़े लिखे लड़के थे, वो सब मास्क लगाए हुए थे, लेकिन कह रहे थे साहब कोरोना है कहाँ। मैं कहा भाई किसी तुम्हारे घर वालों को नहीं हुआ क्या? तो खैर बुरा मान गए वो लोग। मेरा अर्ज़ ये कहने का कि आपने अगर SOPs बनाए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट तो कराएं ना। आपने कह दिया कि बाहर 300 आदमी बैठ सकते हैं, और अगर वहाँ 600 हो गए तो आपने कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें
तो जहाँ जलसे हुए हैं, जहाँ जुलूस निकले हैं, वहाँ कोरोना का रेशो बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में 2.5 था कल, लाहौर में कल 5 था। लाहौर में 50 लाख का जलसा जुलूस निकला था जनाजे का, वजीर आला ने जलसे जुलूस किए थे। आज़ाद कश्मीर में क्या हो गया कि वहाँ हाईएस्ट है, एबटाबाद में क्या हो गया वहाँ हाईएस्ट है, कराची में कौन सा जलसा हो गया कि यहाँ पर हाईएस्ट है। तो मसला है कुछ समाजी मसाइल भी हैं, ठीक है, कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी के मसाइल भी हैं, कुछ रहन सहन के मसाइल भी हैं, वो भी आपको देखना पड़ेंगे। लेकिन एसओपी अगर आपने बनाए हैं तो उन पर अमल कराना आपकी जिम्मेदारी है, और आप अगर अमल नहीं करा रहे तो आप फिर नालायक हैं। अच्छा कामरान, समाजी मसाइल का भी यहाँ पर जिक्र किया एनबीसी ने। हम अगर मगरबी ममालिक की तरफ देखें, वहाँ पर भी एसओपीज़ को कोई इतना नहीं देखा जा रहा। लोग कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी को जब्त कर रहे हैं, ये हम पर है कि हम मास्क लगाते हैं नहीं लगाए, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का कुछ मुख्तलिफ नहीं है हम अगर ये कहें तो, लेकिन फिर भी इक़दाम ऐसे क्या हों कि इसको हम रोक सकें? देखिए, एक तो जनरल साहब ने जो बात की कि देखें पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं आया, PMLN के दौर में कोरोना नहीं आया, तो मुझे एक जो गवर्नमेंट की वज़ीर है उनकी बात याद आ गई। जब ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिशें, उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। तो अगर वो बारिशों और बर्फ़बारी का क्रेडिट ले रहे हैं तो शायद फिर वो कोरोना का भी क्रेडिट ले रहे हैं। बहरहाल ये तो ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रहा था, लेकिन जो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, मेरे ख्याल में जो पहली वेव थी, पहली वेव में कदरे हमने दो के इमरान खान साहब रिलक्टेंट थे लॉकडाउन करने में। मुझे लगता है कि सेकंड वेव के मुकाबले में फिर हमने कुछ बेहतर स्टेप्स लिए थे। मैं ज़ाहिर है कि हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन जो मैंने तबसरे सुने डॉक्टर्स के भी, ये जो सेकंड वेव है ये ज़्यादा लीथल लग रही है। और एक तरफ ये ज़्यादा लीथल है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं जितने मेरे ख्याल में ज़बरदस्त होने चाहिए थे उस तरह है नहीं। मतलब वो जमा तफरीक के लिए तो ज़रूर है, जैसे अब आप रेस्टोरेंट बंद नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी बाहर आपका खा लें। मतलब जो पहली वेव थी उसमें तो आपने रेस्टोरेंट बंद कर दिए थे, कंप्लीट लॉकडाउन किया था। और अब आलम यह है कि मैं कल रात के वाक़े का आपको बताता हूँ कि मेरे अपने जानने वाले, मुझे रात को 3 बजे फ़ोन आया कि यहीं इस्लामाबाद में उनके कुछ जानने वाले जिनका कोविड पॉजिटिव आया, और पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी हॉस्पिटल उनको लेने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा जी हमारे पास बिल्कुल बेड अवेलेबल नहीं है। बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवा करके जितने जो हॉस्पिटल थे सरकारी और प्राइवेट, वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो गवर्नमेंट कहती है ये क्या इकदाम कर रही है, कहाँ पे इकदाम हो रही है, हो रहे हैं कि अगर कोविड के पेशेंट, इसका मतलब है कि इतनी तादाद इनकी बढ़ चुकी है कि अब जो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर असल मानों में दबाव आ रहा है। तो उस दबाव को कम करने के लिए ये जो मौजूदा हिकमत अमली है मेरे ख्याल में नाकाफी है। और अगर गवर्नमेंट पहली वेव की तरह सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पर कर रही है। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। मैं 60 सेकंड में बाऊंगी जुनैरा की तरफ। जुनैरा क्विकली प्लीज। Well, 1928 अच्छा चले जुनैरा, आपका तबसरा शुरू करने से पहले 57 तक मुझे जाना है, अभी मुझे बताया गया है। खामना अगर पॉइंट अपना ऐड करना चाहते तो कर लीजिए, फिर मैं चल जाती जुनैरा के पास। बस मैं इतना ही कह रहा था कि बुनियादी तौर पर अब गवर्नमेंट को जितना ये वायरस जिस तरीके से वाइड स्प्रेड फैल रहा है, जितना ये लीथल है, मेरे ख्याल में ये इकदाम नाकाफी हैं। गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। अगर आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे तो ये लोगों ने एहतियात नहीं करनी। आपके बाहर के लोगों की भी एग्जांपल दी, क्योंकि अगर इस तरह हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, खुदा न खास्ता फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैरा इतना कोऑपरेट करने के लिए। आप अपना जवाब मुकम्मल कर सकती हैं। ऑल आई वॉन्ट टू से इस के क्योंकि पिछले 2-3 सदियों से हम चीज़ों को देख रहे हैं कि उसमें मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इट्स टाइम टू थिंक कलेक्टिवली कि हम लोग ऐसे क्यों हो गए हैं कि हम लोग को सही बात भी उल्टी नज़र आती है। हम लोग बैट्स की तरह क्यों हो गए हैं, चमगादड़ें होती हैं ना, उल्टी लटक के देखती हैं चीज़ों को। सामने आपके यंगस्टर्स भी मर रहे हैं, फैमिली में लोग मर रहे हैं और आप डिनाइल में हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? और अगर गवर्नमेंट निकल के ज़बरदस्ती करती है तो फिर आप कहते हैं बुनियादी हकूक सल्ब हो गए, ये ज़बरदस्ती हो गया, लोग उठा के ले गए। पिछली वेव में उठा के लेके गए थे ना घरों से लोगों को, वो हॉस्पिटल में आइसोलेट करने के लिए। क्या हुआ था, किस तरह का क्रिटिसिज्म था? सो कलेक्टिव कॉन्शियस को जिंदा करने की ज़रूरत है। बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। तो देखिए साहब,
आप ज़रा देखें कि जो पहली लहर आई थी, वाकई कामरान ने सही कहा कि उस वक्त जो SOPs बनाए गए थे या लॉकडाउन लगाया गया था उसका काफ़ी फ़ायदा मिला था, जिसकी वजह से स्प्रेड रुक गया था। असल मसला इस वायरस का यही है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ स्प्रेड करता है, और जब ये सेकेंड वेव आई है, जब तक हमारे दिमागों से ये निकल चुका था, ये निकाला जा चुका था कि पाकिस्तान ने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने बड़े अच्छे जो है वो तरीके अपनाए थे जिसकी वजह से कोरोना इस मुल्क से चला गया है। जब ये कॉन्सेप्ट आया ना, उसके बाद से लोग नॉन सीरियस हो गए। जिसके घर में बीमारी आ रही है वो तो इसको सीरियस ले रहा है, लेकिन जिसके घर में बीमारी नहीं है वो बिल्कुल नॉन सीरियस है। दूसरी तरफ ये है कि ये चीज़ें फैलना जो इसका स्पेशली है वो इज्तमाहियत से है। जहाँ जहाँ इज्तमा हो रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। शादियाँ उसी तरह हो रही, मुझे बताएं कि अगर शादी सादा तरीके से हो जाएगी, इस्लामी तरीके से हो जाएगी, तो क्या क़यामत हो जाएगी। 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग ना बुलाएं, मौलवी को बुला के निकाह कर दें। जब हालात बेहतर हो जाएंगे उस वक्त फंक्शन कर लिएगा। जहाँ पे दूसरे ये जलसे जुलूस है, ये बिल्कुल एक शर्मिंदगी का बाइस है। बेशक गवर्नमेंट करे या अपोजिशन करे, कौन सी दुनिया भागी चली जा रही है। 2-3 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे, वैक्सीन आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती। आप देखें कि क्या लोग रेड लाइट के ऊपर रुकते हैं, हालांकि उनको अपने खतरा होता है कि अगर रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो जान चली जाएगी। लोग तो जो लॉ अबाइडिंग हम सिटीजन है ही नहीं, इसलिए हम ये कोशिश करें कि गवर्नमेंट ये पाबंदियां लगाए तो आवाम उस पर अमल करना शुरू कर देगी। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनकी तरफ तवज्जो दे। ये बड़ा शर्मनाक वाक़या जो पेशावर में हुआ है कि एक मरीज़ लेटा हुआ है, उसके ऑक्सीजन लगी है और वो ये समझ रहा है कि उसको पीछे से ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, और अचानक से जैसे फिल्मों में होता है कि पीछे से आके कोई बटन बंद कर देता है या पाइप के ऊपर पैर रख देता है। तो ये बड़ी सिचुएशन है, ये गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स होने चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, दवाइयाँ सस्ती मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट काम कर सकती है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रोक नहीं ज़्यादा सकती। फैसिलिटेट कर, और जिस तरह का खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में वाक़या रूनुमा हुआ, हम उम्मीद करते हैं इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ही होंगे। साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारी जो है वो हम पाकिस्तानियों पर बहैसियत शहरी भी आयद होती है। हमें भी कुछ SOPs का ख्याल रखना है और गवर्नमेंट की रिट को हमें भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।